हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। तो अगर एक परिभाषा के तौर पर देखें तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। तो ये इसकी परिभाषा हम देख सकते हैं। लेकिन देखिए, परिभाषा में कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, पहले उन पर डिस्कस करते हैं। देखिए, एक शब्द आया है जैसे यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। उसके बाद में जैसे एक शब्द है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, और फिर है ऊर्जा उत्पादन। और इन शब्दों में आप कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो उपस्थिति है वो कहां पर मिलती है ये बताया गया है। साथ ही इसकी संरचना की मुख्य जो विशेषता है वो डिस्कस की गई है, और साथ ही इसका जो मुख्य कार्य है वो भी बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है। देखिए, अगर संरचना के आधार पर हम कोशिकाओं को बांटे तो इन्हें दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो जो शब्द बना है प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, ये मुख्यतः बना है केंद्रक के आधार पर, कैरियोट यानी केंद्रक। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अल्प विकसित अवस्था में पाया जाता है, या आप कहें केंद्रक जो है वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ, ना तो उसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है और ना ही इस प्रकार से जो अन्य संरचनाएं हैं जैसे केंद्रिका वगैरह वो उपस्थित होती है। तो ऐसी कोशिकाएं विकास के चरण में बहुत पहले विकसित हुई थी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं जो जीवाणु कोशिका है, या इस प्रकार से जो नील हरी शैवाल है, या माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में न तो बहुत ज्यादा कोशिकांग होते हैं और जो केंद्रक है वो भी बहुत ही अल्प विकसित अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। लेकिन विकास के अगले चरण में कुछ विकसित कोशिकाओं का विकास हुआ जिन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और आज के ज्यादातर जो जीव जंतु हम देखते हैं वो सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। तो यूकैरियोटिक इट मीन्स कि इनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, और दूसरे अन्य जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग है वो भी इन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, एक दो को छोड़कर अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी कोशिका का अंग है, कोशिकांग है, और जिस पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है यानी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इस प्रकार से कोशिकाओं या यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, और जिसका कार्य क्या है, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। यानी इसका मुख्य कार्य जो है वो कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण करना है। अब ये ऊर्जा क्या काम आती है या इस प्रकार से किस रूप में संचित होती है, ये आगे हम इसके फंक्शन में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी खोज के बारे में। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो कॉलिकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई, और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो बेंडा द्वारा दिया गया। देखिए, इस नाम के पीछे जो कारण है वो ये है कि माइटो और कॉन्ड्रिया, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। माइटो का मतलब होता है थ्रेड या धागे नुमा, और साथ ही कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन या दाने। यानी अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो स्ट्रक्चर है उसकी जो आंतरिक झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो इस प्रकार से धागे समान दिखाई देने के कारण इसमें माइटो शब्द जोड़ा गया। और चूंकि इसकी पूरी संरचना कोशिकाओं में छोटे छोटे दानों के रूप में दिखाई देती है, तो दाने समान संरचना के कारण इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहां पर नहीं पाए जाते हैं। एक तो जैसे हमने बात की कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यानी अल्प विकसित केंद्रक वाली जो कोशिकाएं हैं, जैसे बैक्टीरिया है या माइकोप्लाज्मा है या नीली हरी शैवाल है, उनमें ये कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। दूसरा, अनाक्सी शोषण करने वाले जीव, यानी ऐसे जीव जिनमें श्वसन जो है वो बिना ऑक्सीजन के होता है, यानी अनॉक्सी शोषण होता है, उनमें भी ये कोशिकांग नहीं पाए जाते। इसके अलावा स्तनधारियों की जो परिपक्व आरबीसी हैं, यानी जो स्तनधारी वर्ग हैं, उसकी जो परिपक्व लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता,
परिपक्व आरबीसी कहने का मतलब है कि प्रारंभिक अवस्था में आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन जैसे जैसे जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो परिपक्व होती जाती है, उनमें से ये कोशिकांग जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज और ये कहां पर नहीं पाई जाती हैं उसके बारे में। देखिए अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी संरचना के बारे में। तो सबसे पहले इसका जो आकार है वो 1 माइक्रोमीटर से 4 माइक्रोमीटर तक होता है, और साथ ही इसकी रासायनिक संरचना में प्रोटीन, वसा, आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इन पदार्थों से मिलकर के बना होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग से मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन या इस प्रकार से आप कहें कि दोहरी झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कोशिकाओं में 2 ऐसे और कोशिकांग हैं जिनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, और वो है केंद्रक और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली है, या जिसे हम इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये चिकनी होती है, यानी इस पर कोई संरचना जो है वो नहीं पाई जाती। ये झिल्ली जो है वो इस प्रकार से कुछ यौगिकों के लिए पारगम्य होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन चैनल्स पाई जाती है, प्रोटीन की नलिकाएं पाई जाती है, जिसके कारण ये जो झिल्ली है वो कुछ पदार्थों के लिए पारगम्य हो जाती है। इस झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया की कारिका से संबंधित कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है वो इस प्रकार से अंगुली समान संरचनाओं में भीतर की ओर दब जाती है। तो अंदर की जो झिल्ली है वो इस प्रकार से आंतरिक झिल्ली अंगुली समान संरचनाओं में बदल जाती है। इसे क्रिस्टी या वलय कहा जाता है, यानी इन अंगुली समान संरचनाओं को क्रिस्टी या वलय कहा जाता है। और इस अंगुली समान संरचना पर इस प्रकार से टेनिस के रैकेट के आकार की कुछ संरचनाएं लगी रहती है, जिन्हें F0 F1 कण या ऑक्सीसोम कहा जाता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों को देखें तो जो बाहरी झिल्ली है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, और जो आंतरिक झिल्ली है उसमें प्रोटीन की मात्रा बाहरी झिल्ली की तुलना में अधिक होती है। देखिए आंतरिक झिल्ली जो है इस प्रकार से चूंकि अंदर की ओर वलित हो गई है, तो दोनों के बीच में एक रिक्त स्थान बन जाता है, जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या परिमाइटोकॉन्ड्रिया स्थान कहा जाता है। इस परिमाइटोकॉन्ड्रिया स्थान में कुछ एंजाइम्स संबंधित या कुछ एंजाइम्स जो है वो भरे रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक स्थान है, जो कि आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ है, इसे मैट्रिक्स कहा जाता है, और इसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इस तरल पदार्थ में डीएनए, राइबोसोम और क्रेब साइकिल से संबंधित कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य जो है वो इस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन करना है, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए इसमें एक चक्र पाया जाता है जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं, और उस क्रेब्स चक्र से संबंधित जो एंजाइम्स हैं वो इस मैट्रिक्स में भरे रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। F1 कण या ऑक्सीसोम का जो कार्य है वो इस प्रकार से ATP का निर्माण करना है, या यहां पर आप कह सकते हैं कि ATP का निर्माण होता है। ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा की एक मुद्रा है। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऊर्जा का निर्माण करना। और ये ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? देखिए जो भी भोजन हम करते हैं वो पाचन के पश्चात अंततः ग्लूकोज में बदल जाता है, और ये ग्लूकोज जब कोशिकाओं में जाता है तो इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, या आप कहें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इस तरह से इस भोजन के ऑक्सीकरण जिसमें कि ऊर्जा का निर्माण होता है, ये जो प्रक्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और इस भोजन के ऑक्सीकरण से फाइनली क्या है कि ऊर्जा का निर्माण होता है। क्योंकि ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, इसीलिए इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। शक्ति गृह यानी पावर हाउस, जहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अब भोजन के ऑक्सीकरण से ये जो ऊर्जा निकली है, ये ऊर्जा एक रासायनिक यौगिक जिसे ATP कहा जाता है उसके रूप में संचित हो जाती है। यानी ऊर्जा जो लगातार बन रही है, अगर उसका उपयोग फिलहाल नहीं हो रहा है तो उसे एक रासायनिक यौगिक में बदल दिया जाता है जिसे ATP कहा जाता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
और इस यौगिक में चूंकि ऊर्जा संचित रहती है और जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एटीपी का उपयोग करके ये ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है। इसलिए एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है, ऊर्जा की मुद्रा या करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। और चूंकि ये सारा प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसलिए इसे कोशिकाओं का शक्तिगृह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी से संबंधित जो स्थान है या एटीपी की निर्माण से संबंधित जो स्थान है वो ये F1 कण या ऑक्सीसोम होते हैं, ठीक है। और इनसे संबंधित जो प्रक्रिया है उसे ऑक्सोफॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है। और भोजन के ऑक्सीकरण से संबंधित जो चक्र इसमें पाया जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया में जो चक्र पाया जाता है उसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य है वो है ऊर्जा का निर्माण करना, इसीलिए ये कोशिका के शक्तिगृह कहे जाते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य कार्यों में एक कार्य यह भी है कि ये कैल्शियम का संचय और स्त्रावण करते हैं, यानी कैल्शियम आयन जो है वो संचित भी करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसका स्त्रावण भी करते हैं। और ये जो कार्य है वो मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली है उसके द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं में अगर सिग्नलिंग करनी हो या संकेत भेजने हो तो उसके लिए कैल्शियम आयनों की जरूरत होगी और ये कार्य जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। जब भी आवश्यकता होगी इस प्रकार से कैल्शियम का जो स्त्रावण और जो है उसका संचय किया जाता है। इसके अलावा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए और राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं, यानी इनमें खुद का प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त या सेमी ऑटोनोमस, अर्ध स्वायत्त। देखिए अर्ध स्वायत्त का मतलब है जो आधा स्वतंत्र है, यानी पूरी तरह से स्वतंत्र तो नहीं है क्योंकि इसके ऊपर केंद्रक का नियंत्रण रहता है। अर्ध स्वायत्त कहने का मतलब है कि इसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, तो इसमें कुछ क्षमता होती है कि ये अपने कुछ एंजाइम्स या प्रोटीनों का निर्माण स्वयं कर सके। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये विभिन्न संरचनाएं हैं और साथ ही इसके जो मुख्य कार्य हैं जिसमें मुख्यतः कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण करना है।